हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे सेलिएंट फीचर्स के बारे में रिसीट एंड पेमेंट की। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, और उसके परफॉर्मा के बारे में भी मैंने आपको बताया था। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। और देखो बच्चों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी थ्योरी के पोर्शंस ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में थ्योरी के पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बट स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा भागते हैं, जिसके कारण से थ्योरी में उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले थ्योरी ख़त्म कर लिया जाए किसी भी चैप्टर का, फिर मैं जंप करूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ, और फिर उसको भी फिर जो है डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि सर पहले सम बनाओ, पहले सम बनाओ, पहले सम्स बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। थ्योरी पढ़ लो, सब कुछ क्लियर कर लो, कॉन्क्रीट दिमाग में बैठा लो, थ्योरी कंसेप्ट अपना जो है जो भी क्लियर कर लो, देन वी विल गो अहेड विद दी प्रॉब्लम्स एंड सम्स, है ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में, सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है रिलेटेड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो चलिए देखते हैं क्या उसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर जो है, माफ़ी चाहूँगा उसके पहले मैं कह दूँ, जो कि मेरा तकिया कलाम है, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि इस तरह की जो यूज़फुल वीडियोज़ मैं बनाता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पक्का दबा देना प्लीज़, ठीक है। किसी से भी कुछ हथौड़े लेकर के फोड़ देना उस बेल आइकन को, लेकिन दबा देना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक। इट्स फॉर्म इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ सिंपल कैश बुक विदाउट डिस्काउंट कैश बैंक अकाउंट, माफ़ी चाहूँगा, विदाउट डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स विद डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड वाइल पेमेंट्स आर एंटर्ड इन द ऑन द क्रेडिट साइड। सिंपल सी बात है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी बोल दूँ, पर थोड़ा सा फंबलिंग हो गया उसे चक्कर में। देखो, जो यहाँ पे बात बोली गई वो ये होती है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक तरीके से समराइजेशन होता है कैश बुक का। मतलब कैश बुक में अगर आपने रिसीट किया है किसी एक ही मतलब किसी एक कॉज के लिए, आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से अगर आपने रिसीट किया है, तो उसको आप कंबाइन करके सबको एक साथ मिला करके रिसीट एंड पेमेंट में आप एक ही अकाउंट के नाम पे उसको चढ़ा दोगे, वैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज़ आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, 100 रुपये का मुझसे किया, 100 रुपये का मेरे दोस्त ने दिया, 100 रुपये का एक और मेरे दोस्त ने दिया, तो टोटल 300 रुपये हो गए। तो कैश बुक में जनरली क्या होता था कि 300 रुपये तीनों के नाम पे होते थे, अलग अलग होते थे, है ना। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में, मतलब डेबिट साइड में, टू टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीट इज इक्वल टू 300, ऐसे करके आपको लिखना है। मतलब समराइज वे में आपको इधर में लिख देना है यहाँ पे। लेकिन कैश बुक में जिस तरीके से डिस्काउंट कॉलम या फिर बैंक कॉलम होता था, उसका इस्तेमाल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होता, वो भी बात यहाँ पे बोली गई है। रिसीट साइड को डेबिट साइड में लिखा जाता है और पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये सबसे पहला इसका फीचर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है, इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ विच दे पर्टेन। इसका मतलब होता है कि सपोज आप एक साल का तैयार कर रहे हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उस साल में सपोज आपने पिछले साल का आपका कुछ ड्यूज़ था, आपने उसको भी पेमेंट कर दिया। इस साल का जो आपका ड्यूज़ है उसको भी आपने पेमेंट कर दिया। और आने वाला जो साल है उसका भी सपोज 100 रुपये आपके ड्यूज़ बन नहीं रहे थे, मतलब 100 रुपये आपको पे करने थे उस साल के भी, तो आपने उसका पेमेंट भी इसी साल कर दिया। तो ये तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप पेमेंट कर दे रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, है ना। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये एक चीज़ होती है कि अगर आप उस ईयर में पेमेंट कर रहे हो, किसी भी ईयर से वो रिलेटेड क्यों ना हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड, तो फिर आपको उसकी रिकॉर्डिंग जो है उसी ईयर में करनी होगी। रिसीट के केस में भी वही है। अगर सपोज इस साल आपको पैसे मिले 1000 रुपये, पिछले साल के सपोज 100 रुपये आपको किसी और से मिलने बाकी थे, वो भी आपने इसी साल रिसीव किए, प्लस एडवांस में जो अगले ईयर आपको कोई पेमेंट करने वाला था वो भी आपने इसी महीने रिसीव कर लिए, इसी साल रिसीव कर लिए। तो अब क्या करोगे, तीनों को रिकॉर्ड करोगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यही होता है कि यहाँ पे उस ईयर में जो भी रिसीट एंड पेमेंट हुई है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो, आपको रिकॉर्ड वहाँ पे करना है ना। वही देखो बात यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तहत दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31st 2016, मार्च 31st 2016 में आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हो। वी रिकॉर्ड द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015 से 16, ठीक है ना। हमने सारे के सारे सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिए जो कि 2015-16 में हमको मिले थे। 31st 2016 को जब आप
रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस साल के जितने टोटल सब्सक्रिप्शन है वो आपने रिसीव कर लिए, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स रिलेटेड टू द ईयर 2014-15। उसमें जो अमाउंट 2014-15 से रिलेटेड है वो भी आपने इंक्लूड कर लिए, ठीक है। एंड 16-17 जो आने वाले साल हैं उसके अमाउंट भी उसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आपको एडवांस में मिल जा रहा है पैसा तो फिर आप उसको भी तो रिकॉर्ड करोगे ना। रिसीट में मतलब आपको रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर आपको अगर पैसे रिसीव हो रहे हैं या फिर आप पेमेंट कर रहे हो उसको आपको लिखना है। सिमिलरली टैक्सेस पेड ड्यूरिंग 2015-16, जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो 2015-16 में वो तो आप पे कर ही रहे हो, प्लस 14-15 में भी अगर आपको टैक्स पे करने कुछ ड्यूज बाकी रह गए थे वो भी आप पेमेंट कर दे रहे हो, प्लस आने वाले समय में 16-17 में भी जो आप पेमेंट करोगे उसकी पेमेंट भी आप पहले ही कर दे रहे हो, जो आप टैक्स पे करो उसकी पेमेंट भी आप पहले ही कर दे रहे हो। तो उसका रिकॉर्डिंग जो है ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप तैयार कर रहे हो तभी आप कर लोगे। मतलब उस अकाउंटिंग ईयर में अगर आपने पेमेंट किया है, रिसीट किया है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे जंप करते हैं। तीसरा पॉइंट है इट इंक्लूड्स ऑल रिसीट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो ये तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या रिसीट हो, आपको वो किसी भी नेचर का हो, नेचर तो दो ही है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल, किसी भी नेचर का हो, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं बैलेंस शीट में, ये शायद आपको अभी नहीं पता होगा जो बच्चे नए हैं, नहीं आपको पता होगा बिकॉज आप तो क्लास 12 में है, 11 में आपने किया होगा। तो जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो एसेट्स होते थे ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती थी, उसको हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में नहीं लाते थे, उसको हम बैलेंस शीट में रखते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एसेट्स वाले आइटम भी यहाँ पे आएंगे, लाइबिलिटीज़ वाले आइटम भी यहाँ पे आपको लिखने हैं रिसीट एंड पेमेंट में। यहाँ पे एसेट और नॉन एसेट वाला चीज़ जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी नेचर का हो कोई भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसीट एंड पेमेंट्स मेड इन कैश और थ्रू बैंक विद द एक्सेप्शन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज, द टोटल अमाउंट ऑफ ईच रिसीट एंड पेमेंट इज शोन इन द अकाउंट। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि रिसीट एंड पेमेंट में किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन मेड नहीं किया गया है, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या फिर बैंक से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि कैश से होगा तो ही हम लिखेंगे, बैंक से होगा तो नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कैश से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का रिसीट एंड पेमेंट अगर हो रहा है, चाहे वो कैश से हो या बैंक से हो, आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन है क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को लेकर के, कि जो टोटल अमाउंट होगा ईच कैश रिसीप्ट का और कैश पेमेंट का, वो भी आपको वहाँ पे शो करना है, ठीक है ना। तो ये चौथा पॉइंट था, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, नो नॉन कैश आइटम्स सच एज डिप्रिशिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम ETC आर शोन इन दिस अकाउंट। किसी भी तरह का नॉन कैश आइटम, मतलब आपने अगर पेमेंट नहीं किया आपको रिकॉर्ड नहीं करना, आपको पता है कि आपको पेमेंट करना है लेकिन आपने किया नहीं है तो फिर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आप पेमेंट करोगे तो ही रिकॉर्ड करोगे, अगर आपको पैसे मिलेंगे तो ही आप रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे बिल्कुल कैश बेसिस काम करता है, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग काम नहीं होता, यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग काम होता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का नॉन कैश आइटम, चाहे वो डिप्रिशिएशन हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, एक्रूड इनकम हो, ये सारी चीज़ें इस अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं की जाती हैं, इसमें इसको नहीं लिखा जाता है। छठा पॉइंट है, इट बिगिन्स विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ। देखो जब आप सम्स बनाओगे ना तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। आपको यहाँ बता दिया गया ना कि इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब देखना जब आप सम्स बनाओगे तो देखना वहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। और आप गलती से क्या करोगे, आप देखोगे डिप्रिशिएशन है मतलब पेमेंट है, चलो लिख देते हैं, लेकिन डिप्रिशिएशन तो आता ही नहीं है बाई रूल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए मैं थ्योरी करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। थ्योरी को याद रखो ताकि जब सम्स बनाओ ना तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, छठा पॉइंट करते हैं, इट बिगिन्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखो 4 नंबर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में थोड़ी सी बात थी जो कि मैं डिटेल में नहीं बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट बिगिन्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जब हम अकाउंट आप देखोगे तो देखना डेबिट साइड में, रिसीट के डेबिट साइड में सबसे पहला जो लिखा हुआ होता है वो ओपनिंग बैलेंस ही लिखा रहता है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, राइट। एंड क्लोजेज विद द ईयर एंड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको समझो, इसको पूरी तरीके से समझो, बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब ओपनिंग हो रहा है ना अकाउंट का, जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो किसी साल का, तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, है ना। रिसीट साइड में लिखा जा रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। उसी तरीके से क्लोजिंग कब होता है, क्लोजिंग को हम ठीक दूसरे साइड में लिखते हैं ना, BD करके, CDBD करके लिखते हैं, आपको याद है। तो जब क्लोजिंग हम करेंगे पेमेंट साइड में हम लिखेंगे तो कैश इन हैंड तो लिखेंगे, लेकिन अगर कैश एट बैंक लिखेंगे तो डेबिट साइड में आप बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिख सकते,
या फिर आप अगर इधर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाते हो तो उधर कैश एट बैंक नहीं लिख सकते। ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। क्लोजेस विद द ईयर एंड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा जब आप लिखोगे तो। इनफैक्ट द क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो कि डिफरेंस होता है टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स का, विच इज यूजुअली ए डेबिट बैलेंस, रिफ्लेक्ट्स कैश इन हैंड। अगर डेबिट होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा क्या, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अनलेस देयर इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपका टोटल रिसीट टोटल पेमेंट से ज़्यादा होगा तो क्लोजिंग बैलेंस में वो रिफ्लेक्ट करेगा एज ए कैश इन हैंड या फिर कैश इन बैंक। लेकिन अगर कम हो गया, सपोज अगर आपका रिसीट कम हो गया और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट में शो करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट में शो करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, जिससे मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स बताए हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आई होप कि आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है बाबू तो लाइक कमेंट और शेयर कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, जो आगे जाकर के कॉमर्स की स्टडी करने वाले हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, ब्रशअप करने के लिए, अपने माइंड को ब्रशअप करने के लिए। ये चीज़ें डेफिनेटली उन लोगों ने पढ़ी हैं पर दिमाग से निकल गई होंगी। ब्रशअप करने के लिए उनको बताओ कि ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पक्का दबाएं, ताकि इस तरह की जो यूज़फुल वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय।